हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल आपकी कोई भी क्लास किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई थी, आज से आपकी सारी क्लास कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। और क्लास नोट्स और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, ई बुक्स को प्राप्त करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। कहता है कि डोलार्ड ने दिया है, मिलर ने दिया है, पियाजे ने दिया है, बेंड्यूरा या वॉल्डर्स ने दिया है। ठीक है, देखो पियाजे ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है। पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिलहाल ये उत्तर नहीं होगा। देखो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। ठीक है, इनको आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने काय का सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अगर भी ये पूछ ले बेटा कि बारबी डॉल पर प्रयोग किसने किया, किसने बारबी डॉल पर प्रयोग किसने किया था, तो बारबी डॉल का बोलेगा तब भी अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा था। इन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अधिगम सक्रिय रूप से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार हम दूर से देखकर भी सीख लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हर बार अधिगम से व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ना सीखना भी क्या है, सीखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं हर चीज़ आपके पास लिख के दिखाऊँगा। ठीक है बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और पॉज कर करके आप लोग लिख सकते हैं। हम समाज में जो सीखते हैं और जिस व्यक्ति से भी सीखते हैं वे हमारा क्या कहलाता है, आदर्श या मॉडल कहलाता है। ठीक है बेटा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कहता है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो आपको बेटा इसमें से गलत उत्तर बताना है। तो जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो उसका उत्तर दे भी सकते हैं आराम से। तो आपका स्कोर कितना हुआ लास्ट में, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बिल्कुल बेटा, विकास की जो प्रक्रिया होती है एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, और वृद्धि और विकास मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करता है, केवल वंशानुक्रम पे नहीं, वातावरण वंशानुक्रम दोनों पर। इसलिए ये भी ठीक है आपका। विकास हमेशा सामान्य से, बिल्कुल विकास पहले सामान्य यानी कि पहले जो सरल भुजाएं होती हैं, छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, पहले उनका विकास होता है, उसके बाद बड़ी चीज़ों का विकास होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये भी सही है। तो बचा क्या हमारा तीसरा उत्तर बचा, जो कि वही हमारा आंसर हो जाता है। कैसे आंसर हो जाता है? कहता है कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी कहता है कि नहीं की जा सकती है। बेटा भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जैसे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि मेरे सामने कोई बच्चा है, मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि पहले ये चलेगा, पहले ये रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। भविष्यवाणी होगी ना। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। भविष्यवाणी होगी ना। मैं ये भी कह सकता हूँ पहले इसके दांत नहीं थे, अब ये इसके दूध के दांत निकलेंगे, दूध के निकलने के बाद कौन से दांत निकलेंगे, स्थायी दांत निकलेंगे। तो ये भविष्यवाणी हो गई। तो ये कह रहा है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए ये वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है जीन पियाजे से एक क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि संरक्षण के बारे में बताया गया है। कहता है कि संवेदी पेशीय अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो संवेदी पेशीय अवस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक 0 से 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 और 11 से 15 या 16, ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, उम्र हो जाती है। ठीक है, पहली अवस्था हमारी कौन सी है, ये आ जाती है। दूसरी अवस्था ये आ जाती है। तीसरी अवस्था ये आ जाती है,
और चौथी अवस्था अमूर्त आ जाती है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब संवेदी पेशीय अवस्था में क्या क्या आता है बेटा? संवेदी पेशीय अवस्था में आपका वस्तु स्थायित्व, परावर्ती क्रिया, मूल परिवर्तक में व्यवहार, अनुकरण और इंद्रिय द्वारा अधिगम, ये आपका संवेदी पेशीय अवस्था में आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका अहम केंद्रिकता, अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव। और हमसे पूछा है संरक्षण। संरक्षण का अभाव क्या होता है? देखो, एक आकृति बनी हुई है, जैसे कि मैंने कहा ये एक क्या बनी हुई है, ये मैं ये कह देता हूँ, ये क्या बना हुआ है बेटा? टी बनी हुई है। टी से मैंने क्या बना दिया? वाह बना दिया। टी से वाह बना दिया। अब मैं बच्चे से पूछूंगा बताओ बेटा टी कहाँ है, तो बच्चा टी नहीं बता पाएगा, वो तो कहेगा ये सर वाह बना हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? अब संरक्षण का अभाव। और संरक्षण का अभाव हमारा किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। लेकिन संरक्षण क्या होता है? संरक्षण बेटा ये होता है, ये टी बनी हुई थी और मैंने कहा इसे वाह बना दिया, मैंने कहा बताओ बेटा टी का है, तो वो टी बता देगा। जब वो बता देगा टी छुपी हुई, तब उसे हम संरक्षण बोलते हैं। और नहीं बता पाएगा उसे हम संरक्षण का अभाव बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यही पूछा है कि हमें संरक्षण हमारा आता है बेटा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रतिद्वंद्व शैशवावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है बेटा? बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। देखो, बाल्य बच्चे में क्या होता है? बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा जो होता है विस्तृत होने लगता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास होने लगता है। किसमें? बाल्यावस्था में। तथा दूसरों के समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उसमें पनपने लगते हैं। और इस आयु में बेटा बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था को प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, है ना, अलग अलग प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील होगा? भाषा अर्जन के संबंध में जन्म पूर्व अवस्था, यानी कि जन्म पूर्व अवस्था का मतलब होता है जन्म से पहले, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था। तो आपको बताना है कि भाषा अर्जन के बारे में। ठीक है बेटा, देखो भाषा अर्जन होता क्या है और भाषा अधिगम क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है? बेटा भाषा अधिगम के लिए नियम कानून बने हुए होते हैं। भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है, इसके लिए नियम कानून बने हुए होते हैं। जैसे कि भाषा अधिगम हम कैसे सीखते हैं? जैसे कि स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया तो मैं स्कूल में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है कि सुबह में जाना है और दोपहर में आ जाना है, इसके अलावा अधिगम नहीं हो सकता। लेकिन भाषा अर्जन जो होता है बेटा जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो अधिगम अर्जन सीखता ही रहता है। अर्जन कहीं भी हो सकता है, इसके लिए नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा कोचिंग जा रहा है तो उसके लिए टाइम फिक्स होता है, भाषा अधिगम है। स्कूल जा रहा है, भाषा अधिगम है। मैं बाहर गया, गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी, पीछे से मैंने देखा बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और हायाबुसा थी, बहुत तेज़ पिन पिन करके आगे जा रहा था, आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इससे मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि गाड़ी तेज़ नहीं चलाना चाहिए। तो भाषा अर्जन बेटा कहीं भी हो सकता है, लेकिन भाषा अधिगम के लिए हमें नियम कानून की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल भाषा के अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है बेटा, ठीक है, भाषा अर्जन के संबंध में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो अति संवेदनशील होता है। बच्चे के जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, जन्म से कब तक? 8 वर्ष तक। ये क्या कहलाती है? हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। भाषा अर्जन भी मैंने आपको अलग से बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन एक प्याजे के कहता है कि प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है? कहता है इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि बच्चा जो है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद कब करने लगता है। तो पहचानना और विभेद कर लेना ये आपको बताना है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था
पहली अवस्था कौन सी है आपकी? इंद्रिय जनित इंद्रियगामक अवस्था, यानी कि इसे संवेदी पेशी भी बोल सकते हैं। पहली अवस्था हो जाएगी, जिसकी उम्र क्या बताई थी मैंने आपको? 0 से 2 वर्ष बताई थी आपको। दूसरी अवस्था मैंने आपको बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष बताई थी। तीसरी मैंने आपको बताई थी बेटा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष बताई थी मैंने। चौथी अवस्था आपको मैंने बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 या हम 16 कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बेटा वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, आपका परवर्ती क्रिया पाई जाती है। एक बार मैं ऐसा करूँगा कि प्याजे का एक चैप्टर, प्याजे का टॉपिक ले लेंगे, एक एक करके हम तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि बच्चा पहचानना और विभेदीकरण बेटा किस में कर लेता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। किस में करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आप ऐसे देख लीजिए 7 वर्ष का बच्चा है और 11 वर्ष का बच्चा है, तो कौन सी क्लास में होगा? अगर 7 वर्ष का बच्चा होगा तो 7 में से हम 5 घटा देंगे तो सेकंड क्लास में होगा। और सेकंड क्लास का बच्चा पहचान करने लगता है, विभेद करने लगता है हर चीज़ में। ऐसे भी करके आप पहचान सकते हैं। फिलहाल जब मैं आपको ये चैप्टर टॉपिक कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तौर पे आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको अच्छे से समझाया था पहले स्टार्टिंग की क्लास में, और अब आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। कहता है डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण की बेटा द्वितीय कारक है। तो द्वितीय मैंने बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर प्राथमिक बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे? परिवार। बस इतना याद रखना है। और मैंने ये भी बताया था कि परिवार के जो भी साथ जुड़ा होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था द्वितीयक में मैंने क्या बताया था बेटा? आपको स्कूल बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि स्कूल के साथ जो भी जुड़ा होगा वो सारा का सारा द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। अब हमसे उसने पूछा है बेटा द्वितीय कारक, पहला क्या है? परिवार। परिवार क्या है हमारा? प्रथम कारक है। धर्म होगा नहीं, अभिभावक होंगे नहीं, परिवार नहीं होगा। अब द्वितीय कारक में हमारा स्कूल आ जाता है। और मैंने भी आपको बताया कि स्कूल के साथ जो भी शब्द जुड़ा होगा वो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बेटा आप एक बात ये ज़रूर याद रखना, जब भी निगेटिव पूछेगा आप लोग उस पर सर्किल कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये भी सोचते होंगे सर इस बार तो ऑनलाइन होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल बेटा, बालक के सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा है इसलिए हमारा ये उत्तर नहीं होगा। कहता है कि बालक के मनोविज्ञान को समझना। बिल्कुल बेटा, बालक के मनोविज्ञान को समझा जाता है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, हमसे निगेटिव पूछा। कहता है बालक को केवल शब्द आ गया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, केवल शब्द दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, है ना, व्याख्या दिख जाए, बताया था मैंने आप लोगों को, इस टाइप के शब्द दिख जाए, रटना दिख जाए, है ना, ये सब क्या होते हैं? सीटेट में बेटा नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। बिना देखे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कुछ टैग बड़ा बताए थे। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना चाहिए। बेटा यही उत्तर गलत है। कहता है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, उसको समझना चाहिए और उसके बाद उसका निदान करने के बाद उसका उपचार करना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा CI, इसका एक फार्मूला होता है कि बुद्धि लब्धि का क्या होता है वो देख लेते हैं। तो IQ का एक फार्मूला होता है बेटा, IQ का एक फार्मूला होता है MA/CA। ठीक है, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु, क्रोनिकल एज। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है बेटा? जिसकी आयु 15 दे रखी है। ठीक है, आयु जो उसकी आयु वही तो उसकी वास्तविक आयु है। ठीक है बेटा, उसके बाद उसकी मानसिक आयु कितनी दे रखी है? मानसिक आयु बेटा दे रखी है 18, वास्तविक आयु दे रखी है 15। सॉरी, एक चीज़ भूल गया बेटा लगाना मैं, यहाँ लगाएंगे आप 100। ठीक है, इंटू 100, ये आपका क्या हो गया बेटा? फार्मूला हो गया।
IQ का। अब सॉल्व कर लेते हैं सवाल। देखो, आपकी मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है, ठीक है बेटा। वास्तविक आयु 15 दे रखी है, गुणा 100 कर लो, ठीक बेटा। देखो 3 से काट लेते हैं, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20 छंग 120, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी बेटा? 120 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा परीक्षण करना है जिससे हमें बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलेगा। बुद्धि और बुद्धि परीक्षण कहता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति को मार्गदर्शन को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। कहता है उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का महत्व पता चलता है। आपको बताना है इसका आंसर। देखो बेटा, बुद्धि क्या है? बुद्धि जो होती है बेटा, अमूर्त चिंतन की क्या होती है? योग्यता होती है। और क्या होती है? बुद्धि जो होती है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है। और बुद्धि अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता होती है। बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि समाधान करने की योग्यता होती है तथा संबंधों को समझने की योग्यता होती है। तो फिलहाल पहला ऑप्शन आपका कहता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन से बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है आपका। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति को मार्गदर्शन प्रशस्त किया जाता है। बिल्कुल बेटा। कहता है कि अनुसंधान के विभिन्न घटकों को चयन करना होता है, तब बुद्धि भी एक आधार होती है। बिल्कुल, बुद्धि क्या होती है? आधार होती है, ताकि कम से कम क्या हो? त्रुटि हो। ये भी ठीक है आपका। फिर कहता है कि उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का महत्व से पता चलता है। बिल्कुल बेटा, उपरोक्त जितने भी कथन दे रखे हैं उससे हमारा क्या चलता है? पता चलता है। यानी कि 3 तो उत्तर लगा हुए नहीं आप, तो यही तो लगा हुए आप। तो आज के लिए बेटा इतना ही। लास्ट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी और अपना स्कोर ज़रूर बताएं।